हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीका से चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आपको पूरे इतिहास का एक पार्ट यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद से लेकर के अगले 3 पार्ट तक का जितना भी क्वेश्चन बना है सबको इसमें कंबाइंड करके एक बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो हमने बना दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका लगभग 3-4 पार्ट तक का इतिहास पूरा अच्छा तरीका से याद हो जाएगा। आप उसको अच्छे तरीका से समझ लीजिएगा और नोट्स भी आपको इसका फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके इतिहास सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि ये वीडियो को आप लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा और इसको एक लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको इतिहास पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इतिहास के बुक का आपका सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत करते हैं ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसमें यहाँ पर एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। यही सब टॉपिक जो है आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रवाद क्या होता है, उसके बाद निरंकुशवाद क्या है। जब निरंकुशवाद को समझ लेंगे तो आगे जानेंगे कि अंसट रेनन जो है वह राष्ट्र की परिभाषा में क्या क्या बताए हैं। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद कुलीन वर्ग से आप क्या समझते हैं, उसके बाद यूरोप में जो मध्य वर्ग का उदय हुआ है उसके बारे में जानेंगे और अंत में जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो इन सारे टॉपिकों पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट टॉपिक के तरफ। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यानी कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, जिस भी शब्द के अंत में वाद लग जाता है वह एक विचारधारा बन जाता है। जैसे जाति के बाद अगर वाद लग गया तो जाति का एक विचारधारा बन गया। उसी तरह से राष्ट्र के साथ वाद लग गया तो राष्ट्र के प्रति एक अलग भावना, एक अलग विचारधारा बन गया। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको एक सूत्र में बांधने की ताकत होती है। आज तक जितने भी देश आज़ाद हुए हैं, चाहे वह भारत हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह ब्रिटेन हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह फ्रांस हो, जितने भी देश आज आप पढ़ते हैं अपने बुक में, जो भी देश आज़ाद हुए हैं सब एक ही चीज़ के कारण हुए हैं, वो है राष्ट्रवाद। यानी कि देश को आज़ाद कराने में राष्ट्रवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर 2 शब्दों में राष्ट्रवाद की परिभाषा दी जाए तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना रखना, जिससे कि देश का उन्नति हो सके, देश आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, यही है राष्ट्रवाद। दोस्तों, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, निरंकुशवाद का मतलब होता है, सबसे पहले इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले नीर, उसके बाद अंकुश। नीर का मतलब होता है नहीं और अंकुश का मतलब होता है कि मतलब रुकावट, किसी पर अंकुश नहीं लगाना। यानी कि एक ऐसी सरकार जो कि जनता के प्रति अपना दमनकारी नीति अपना लेती है, अपना जो भी उसके मन मुताबिक काम आ रहा है वह थोप देती है जनता के ऊपर, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार अपने मनमाना ढंग से शासन चलाती है और जनता का बात को न मान करके अपना बात जनता के ऊपर थोप देती है। इस तरह के विचारधारा को हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जर्मनी में जो हिटलर ने शासन किया था वो एक निरंकुशवादी नीति था। दोस्तों, आशा करते हैं कि निरंकुशवाद आपको समझ में आ चुका होगा। अगर निरंकुशवाद को हम एक छोटा सा उदाहरण के रूप में देखें, जैसे कि भारत देश में मान लेते हैं कि अंग्रेज लोग आया था, तो अंग्रेज लोग आ करके क्या भारत के लोगों को जो ज़रूरत था उसको पूरा कर रहा था, लोगों का बात मान रहा था, या अपना मनमाना ढंग से शासन चला रहा था। वो लोग क्या करता था, अपने मनमाना ढंग से शासन चलाता था। यानी कि जो अंग्रेज थे वह यहाँ पर भारत में कैसा शासन चला रहे थे, तो निरंकुशवादी शासन चला रहे थे। उन पर कोई अंकुश था ही नहीं। तो अंकुश लगाने का काम कौन किए, तो गांधी जी और गांधी जी के जैसे बहुत सारे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी नेता लोग थे वो लोग मिल करके उन लोग पर अंकुश लगाने का काम किए। तो
आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं। दोस्तों अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है कि अंसर ट्रेनर ने राष्ट्र की परिभाषा कब और क्या दी है। दोस्तों अंसर ट्रेनर 1882 में राष्ट्रवाद की परिभाषा दिए हैं, यानी कि राष्ट्र की परिभाषा दिए हैं। दोस्तों अंसर ट्रेनर के अनुसार राष्ट्र एक बहुत बड़ी एकता है, यानी कि वो कहते हैं कि कोई भी देश या राष्ट्र जो है वह बहुत बड़ी एकता का ही परिणाम है। उनमें उसका जो अस्तित्व है राष्ट्र का, वो अस्तित्व है रोज होने वाला वहाँ का जनमत संग्रह, यानी कि जन के मतों का संग्रह जो है वह राष्ट्र का अस्तित्व होता है। दोस्तों इसके बाद प्रांत उनके निवासी हैं तथा जो सलाह लेने का अधिकार जो है वहाँ के सिर्फ लोगों का ही है, यानी कि जो सलाह लेना है या सरकार को सलाह देना है यह किसके अधिकार के अंतर्गत आता है, वो सिर्फ जनता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अतः राष्ट्रवाद का जो ये परिभाषा दी है अंसर ट्रेनर, यह ये बताना चाहते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राष्ट्र को की राष्ट्रीयता को बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति अगर राष्ट्र को चला रहा है तो वह राष्ट्र बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। यानी कि राष्ट्र को चलाने के लिए जनता पर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जनता के समस्याओं को नहीं सॉल्व कीजिएगा, जनता की बातों को नहीं समझिएगा। एक राष्ट्र के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, राज्य के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं, जिले के अंतर्गत बहुत सारे गांव होते हैं और छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। तो निचले स्तर से अगर आप हर व्यक्ति का हर गांव की समस्याओं को अगर नहीं समझ रहे हैं और सिर्फ ऊपर ऊपर आप एक व्यक्ति ही मिलकर के एक व्यक्ति ही पूरे देश को चलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपका राष्ट्र बहुत जल्दी बिखर जाएगा। आपने देखा होगा जैसे कि श्रीलंका को बर्बाद होते देखा, बगल में पाकिस्तान को बर्बाद होते देखा। यह क्या है? यह एक तरह से अपना जो है अकेले शासन चलाने का परिणाम है, जो कि आज राष्ट्र बर्बाद होते जा रहा है। और हम लोग का देश इतना उन्नति क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग अलग अलग होते हुए भी हम लोग एक सूत्र में बंद करके चल रहे हैं और जनता की समस्याओं को समझा भी जा रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो अंसर ट्रेनर परिभाषा दी है राष्ट्रवाद का वो आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत तो वैसे 1789 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आपको जो मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाएगा वह 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से पूछा जाएगा। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति है क्या? चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह एक तरह से विश्वविख्यात है, यानी कि इतिहास, यूरोपीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। दोस्तों देखिए, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक तरफ धनवान व्यक्ति और दूसरे तरफ निर्धन व्यक्ति, धनवान और निर्धनों के बीच का जो भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया गया, उसके लिए एक क्रांति हुई। इसी को हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति आखिर हुआ क्यों ऐसा जरूरत पड़ा कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा क्रांति किया जाए जिससे कि कुछ सुधार हो? आखिर क्या कारण था? तो इसका मुख्य 5 कारण हम आपको बताएंगे। सबसे पहला, लुई फिलिप का निरंकुशवादी शासन। लुई फिलिप वहाँ के राजा जो थे वह निरंकुशवादी शासन कर रहे थे, जिसके चलते यह क्रांति हुई। दूसरा था जो कर वसूलने, यानी कि टैक्स वसूलने का जो प्रणाली था, जो नियम था, वो बहुत ही खराब नियम था। तो कर वसूलने के जो गलत प्रणाली था, इसके चलते भी वहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। तीसरा है कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के जो लोग थे, हम आगे आपको क्वेश्चन में बताएंगे कुलीन और पादरी वर्ग क्या है। तो कुलीन वर्ग के लोग और पादरी वर्ग के लोग को विशेष अधिकार मिला था और अन्य जनता जितनी थी उनको कोई विशेष अधिकार मिला नहीं था। तो इस कारण भी क्या हुआ कि आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ। उसके बाद आगे हम बताएं कि जनता की समस्याओं को नहीं सुनना। जनता सड़क पर आकर के आंदोलन भी कर रही है, राजा के पास भी जा रही है, अपने स्तर से बहुत कोशिश कर रही है कि उनका जीवन सुधर जाए, लेकिन वहाँ जो था, जो शासन प्रणाली बना हुआ था, जनता के खिलाफ में बना हुआ था। जनता को कोई उसमें कोई चीज़ का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो जनता की समस्याओं को नहीं सुनना, ये भी सबसे महत्वपूर्ण
टॉपिक है। और ये चारों चीज़ से जो इम्पैक्ट पड़ा वह 5वां नंबर है कि जनता का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से स्तर बहुत गिरते चला गया, जिसके कारण जनता आखिर में पूरा विस्फोट हो गई, जनता अपने अंदर से ही फट गई। यानी कि जनता में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि वहाँ के शासन को अलग करने के लिए जनता फ्रांसीसी क्रांति की और आगे चल करके फ्रांसीसी क्रांति करके फिर आज़ादी के लिए प्रयास किया और आज़ादी उनको मिला भी। तो दोस्तों ये था आपका फ्रांसीसी क्रांति, और मुख्यतः आपको मैट्रिक एग्जाम में 1848 की फ्रांसीसी क्रांति को पूछा जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये चीज़ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है कुलीन वर्ग के लोग। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कुलीन और पादरी वर्ग का जो 2 शब्द आया था, इसी से हम अगला क्वेश्चन बनाए हैं कि कुलीन वर्ग का क्या अर्थ है, कुलीन वर्ग के लोग कौन थे। दोस्तों यूरोप में कुलीन वर्ग के जो लोग थे वह जो जमीन के मालिक होते थे, यानी कि जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति होता था, जो ज़मीन के मालिक होते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां थी, महल थी, ऐसे वर्ग के लोगों को कुलीन वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था। दोस्तों कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनमें एक समानता देखी गई है यूरोपीय इतिहास में कि वे लोग अपने आपसी संबंध में ही विवाह कर लेते थे। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग दूर का संबंध खोजते हैं, जैसे कि ज़्यादा रिलेटेड संबंध है तो वहाँ पर हम लोग का शादी विवाह नहीं होता है। लेकिन यूरोपीय इतिहास में जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो लोग क्या करते थे कि आपस में ही विवाह कर लेते थे। क्योंकि इसलिए करते थे कि वैसे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी नहीं, तो अपने जनसंख्या बढ़ाने के लिए आपस में ही वो लोग विवाह का प्रचलन था। दोस्तों कुलीन वर्ग के बारे में और भी चीज़ आपको बताते चलें कि कुलीन वर्ग के लोग अपने से खेती नहीं करते थे। वो लोग कैसे खेती करते थे, या तो किसानों से खेती करवाते थे, या उस समय भूदास लोग थे जो कि भूमि का कुछ पार्ट दे दिया जाता था उनको और फिर कहा जाता था कि आप खेती कीजिए और आधा आधा बंटवा लीजिए। इस तरह से कुछ नियम प्रणाली होगा जिसके तहत वो लोग खेती करते थे। तो दोस्तों कुलीन वर्ग के लोग यूरोपीय इतिहास में बहुत विख्यात थे, और जहां भी आप यूरोपीय इतिहास का चीज़ पढ़िएगा वहां कुलीन वर्ग के बारे में जरूर पढ़िएगा। दोस्तों ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है यूरोप में मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में औद्योगिकरण शुरू हुआ। औद्योगिकरण का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक लाइन में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि कोई भी देश में मशीन, कल कारखाने लग जाते हैं जिनमें कि वहाँ के रह रहे जनता भी जा कर के वहाँ पर काम करती है, और धीरे धीरे जनता का भी जो जीवन स्तर है आगे बढ़ने लगता है। इस प्रकार के पूरे व्यवस्था को हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। दोस्तों जब यूरोप के 2 देश जैसे कि जर्मनी और फ्रांस के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि औद्योगिकरण शुरू हुआ। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कुछ ऐसे वर्ग आगे उभर करके आए, जैसे कि कुछ लोग शिक्षित हो गए, कुछ लोग उदारवादी हो गए। तो शिक्षित उदारवादी लोग आगे जब बढ़ने लगे तो यह लोग का एक पूरा समूह बन गया। तो इन लोगों के पूरे समूह को ही हम क्या कहने लगे, मध्य वर्ग का लोग कहने लगे। दोस्तों मध्य वर्ग के जो लोग थे उस समय के यूरोपीय इतिहास में ज़्यादा विख्यात है, क्योंकि उस समय के यूरोप को जिस देश में मध्य वर्ग का उदय हुआ था, यूरोप के जिस देश में, उस देश को आगे बढ़ाने में मध्य वर्ग के लोगों ने बहुत साथ दिया। जैसे कि जो लोग शिक्षित हो जाएगा, जो लोग व्यापारी हो जाएगा, जो लोग श्रमिक हो जाएगा, वह देश में अपने वहाँ के राजा को या वहाँ के जो भी होंगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, जब लोग व्यापारी बन जाते हैं, जब लोगों के पास पैसा आने लगता है तो सरकार को टैक्स देते हैं, तो वहाँ का देश आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो यही हुआ फ्रांस और जर्मनी में भी। जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो वहाँ पर ये लोग उभर करके आए, शिक्षित लोग, श्रमिक लोग, व्यापारी लोग उभरे, और इन्हें ही मध्य वर्ग का लोग कहा गया। और ऐसे लोग अपने देश को आगे बढ़ाने में बहुत साथ दिए। वैसे देखा जाए तो मध्य वर्ग का उदय क्यों हुआ था, तो मध्य वर्ग का उदय इसलिए हुआ था कि जो सामंतवादी व्यवस्था वहाँ पर
था। सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने के लिए जिन वर्गों का उदय हुआ, ऐसे वर्गों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे वर्ग को हम लोग यूरोपीय इतिहास में मध्य वर्ग का लोग कहते हैं। तो दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय इतिहास में मध्य वर्ग का उत्पत्ति कैसे हुआ, मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ। दोस्तों आज के वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात करें उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि 19वीं सदी तक, यानी कि 19वीं सदी जब शुरू हो रहा था उससे पहले तक यूरोप में जो अलग अलग क्षेत्र था यूरोप में, जैसे कि नाम सुने होंगे आप, फ्रांस का नाम सुने होंगे, इंग्लैंड का नाम सुने होंगे। तो यूरोप में बहुत सारा देश था। तो यूरोप में जितने भी देश थे, यूरोप अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था और सभी क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन था। यानी कि यूरोप जो था 19वीं सदी में और भी ज़्यादा क्षेत्रों में बटा हुआ था और वहाँ पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। लेकिन कुछ राजाओं का शासन बहुत अच्छा हुआ, कुछ राजाओं का शासन बहुत खराब हुआ। वो चीज़ तो आप इस वीडियो के शुरुआत में ही पढ़ लिए थे कि कैसा कैसा शासन हुआ। तो दोस्तों अच्छा राजा का शासन हुआ और बुरा राजा का भी शासन हुआ, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो यूरोप में जितने भी लगभग राजा हुए वह खराब ही निरंकुशवादी ही शासन चलाए थे। तो इस चीज़ से आज़ादी पाने के लिए लोगों ने क्रांति करना शुरू किया, जैसे कि आप लोग फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो जब क्रांति शुरू हुआ तो 1789 में सबसे पहले फ्रांस से क्रांति शुरू हुआ। 1789 में इसकी शुरुआत हुई फ्रांस की क्रांति की। लेकिन फ्रांस की क्रांति जब शुरू हुआ तो उतना इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर नहीं पड़ा। लेकिन फ्रांस की क्रांति शुरुआत तो हो चुकी थी, 100 साल लग गया, यानी एक सदी, 100 साल लग गया पूरे इस फ्रांस की क्रांति को पूरे यूरोप में फैलने में और फ्रांस में भी फैलने में। तो धीरे धीरे 1848 का आप जानते हैं, तो 1848 के बाद भी फ्रांस का क्रांति बहुत जोरों शोरों से पकड़ा और धीरे धीरे सबसे पहले राष्ट्रवाद का शुरुआत फ्रांस से ही हुआ। और सबसे पहले जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके कारण सबसे पहले फ्रांस में जो राजतंत्र का शासन था वह कौन चीज़ में बदल गया? प्रजातंत्र में बदल गया। राजतंत्र का शासन प्रजातंत्र में बदल गया, यानी कि पहले राजा शासन चलाते थे और प्रजा शासन चलाने लगा। और ये विचारधारा धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलते चली गई और हर जगह का राजतंत्र व्यवस्था समाप्त होकर के आगे चल के प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हो गया। तो इस प्रकार से पूरा यूरोप जो था उसमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, 19वीं शताब्दी के बाद हुआ और धीरे धीरे पूरा यूरोप आज़ाद हो गया। और आज यूरोप क्या है वह आपके सामने ही है। तो इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। हाँ, इस वीडियो का आपको अगर फ्री में PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप जा करके डायरेक्ट वहाँ से आप ले सकते हैं उसका PDF। दोस्तों मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि मेजनी कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? दोस्तों इसका सिंपल सा उत्तर है, आप समझ लीजिए, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। दोस्तों जो मेजनी था वह मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। यानी कि इटली का जब एकीकरण हुआ तो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ वहाँ पर, इसीलिए उसको मसीहा वहाँ पर कहा जाता था। मेजनी का जन्म 5 जून 1805 को जनेवा में हुआ था। दोस्तों मेजनी जो था वह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रेरित था। वह क्रांतिकारी साहित्य को भी पढ़ता था। आगे चलकर उन्होंने एक संगठन को ज्वाइन किया जिसका नाम था कार्बोनारी। कार्बोनारी संगठन को ज्वाइन करने के बाद उनको ऐसा लगा कि हमें भी कुछ अपना संगठन बनाना चाहिए ताकि हम इटली को एकीकृत कर सके। तो आगे चल करके वह एक यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किए। तो पहले से वो कार्बोनारी में थे और उसके बाद फिर यंग इटली की स्थापना किए। जब वह दोनों संगठन को लेकर के आगे बढ़े तो इटली के छोटे छोटे जगह पर, शहर गांव सभी जगह पर जा करके लोगों के अंदर से राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने का प्रयास किए, उनके अंदर से राष्ट्रवादी भावना का विकास करने में सहायता किए, जिसके चलते यूरोप का सारा लोग के अंदर राष्ट्रवादी भावना एकत्रित हुआ, राष्ट्रवादी भावना जागृत हुआ, जिसके चलते इटली एकीकृत हो गया। इसीलिए मेजनी को इटली की धड़कन भी कह करके हम लोग पुकारते हैं।
दोस्तों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन है और यूरोपीय इतिहास वह क्यों विख्यात है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दोस्तों अगर मेटरनिक के बारे में बात करें तो मेटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। अगर मेटरनिक के बारे में आगे बताया आपको तो मेटरनिक जो था वह शुरू से ही क्रांति का बहुत बड़ा विरोधी था। वह नेपोलियन को भी कुछ नहीं समझता था, नेपोलियन के विचारों को वह सही नहीं मानता था। नेपोलियन आगे जब चला तो वह पुरातन व्यवस्था, जब उसका शासन आया तो वह चाहता था कि राष्ट्रवाद को कुचल दे और पुरातन व्यवस्था को वहां पर लागू कर दे। और इसी पुरातन व्यवस्था के चलते मेटरनिक जो है यूरोपीय इतिहास में अधिक विख्यात है। दोस्तों जो मेटरनिक था वह अपने राज्य में फूट डालो और नीति करो का शासन किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो भारत में भी फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए थे। तो जो भारत के अंग्रेज ऐसा किए वो उसी से सीखे हुए थे, शायद हमको ऐसा लगता है। तो दोस्तों आगे हम मेटरनिक के बारे में बताते हैं कि 1815 से लेकर के 1848 तक उसने यूरोप में शासन किया। लेकिन यह 1815 से 1848 तक इतना निरंकुश शासन वह किया, इतना कट्टरता पूर्वक शासन किया कि इसीलिए उसको 1815 से 1848 तक के इस पूरे समय को मेटरनिक युग के नाम से जाने जाने लगा। और हम आपको बताते हैं मेटरनिक के बारे में कि जब उसका शासनकाल था और लोगों पर वह निरंकुश शासन अपना स्थापित कर रहा था, उस समय न छात्र को शिक्षक से मिलने दिया जाता था, न कोई समाचार पत्र को फैलाने दिया जाता था। समाचार पत्र बंद हो गया था, डाक सेवा बंद हो गया था, पढ़ाई लिखाई बंद हो गया था, बहुत ज़्यादा तार सेवा, डाक सेवा सब कुछ बंद हो गया था। मतलब कि निरंकुशता का चरम सीमा पार कर चुका था। तो इसीलिए हम लोग इसको मेटरनिक युग के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क कौन था और यूरोप में वह क्यों विख्यात है, यूरोप के इतिहास में क्यों विख्यात है। दोस्तों अगर हम बिस्मार्क के बारे में आपको बताएं तो बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को जर्मनी में ही हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह बर्लिन विश्वविद्यालय से पूरी हुई। जैसे ही उनकी शिक्षा पूरी हुई वह राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए और आगे चल के वह बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ बने। दोस्तों बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे चल करके वह जितने भी फ्रांस के अधीनता वाले क्षेत्र थे वे सभी क्षेत्र को जर्मनी में मिला लिए और जर्मनी में मिला करके जर्मनी का एकीकरण को पूरा किए। इसलिए देखा जाए तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों आपको यह भी बताते हैं कि जो बिस्मार्क थे वह अपने शासनकाल में राजनीतिक समय जितना दिन वह व्यतीत किए उतने समय में वह 3 बहुत बड़े बड़े युद्ध किए। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला युद्ध 1864 में डेनमार्क का युद्ध, उसके बाद सेडेवा का युद्ध 1866 में किए थे और उसके बाद लास्ट में 1870 में सेडान का युद्ध वो किए थे। तो दोस्तों ये थी बिस्मार्क की एक तरह की जीवनी कि वो इसीलिए यूरोपीय इतिहास में विख्यात हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्टी कौन था और इटली के एकीकरण में उसका क्या योगदान है। दोस्तों यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से समझते हैं। दोस्तों गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपने जरूर याद किया होगा। उनका जन्म जो हुआ था 1807 में नीस नामक जगह पर हुआ था। दोस्तों गैरीबाल्टी मेजनी के विचारों के बहुत बड़े समर्थक थे। आगे चलकर उन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था जिसको कि आगे बढ़ाकर इटली के एकीकरण करने का उन्होंने प्रयास भी किया था। दोस्तों गैरीबाल्टी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी यह भी है कि 1862 में उसने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी, लेकिन कावूर ने वहां पर उसका बहुत विरोध किया था। लेकिन वहां की जो जनता थी वह गैरीबाल्टी को पूर्ण रूप से समर्थन की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यूरोपीय इतिहास के लिए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि दक्षिण इटली में जीते गए जितने भी राज्य थे और जीवन भर गैरीबाल्टी जितने भी कमाए, जितना भी धन को एकत्रित किए, वे लास्ट में क्या किए कि विक्टर इमैनुअल नामक व्यक्ति को वह क्या किए कि अपना सारा धन संपत्ति और जीते गए सारा राज्य उनको सौंप दिए। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि जो गैरीबाल्टी थे वे तो शुरू से एक नाविक थे ही और वे
इतने बड़े क्रांतिकारी इसलिए बने कि इटली का एकीकरण हो पाए। तो इटली के एकीकरण करने में गैरिबाल्डी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अंत में आपको ये बता दें कि सभी राज्य विक्टर इमैनुअल को दे करके अंत में किसान की जो जिंदगी होती है, किसानी का काम, किसान का खेती करने का काम, ऐसा करके वह अपने पूरा जीवन को व्यतीत किए। तो दोस्तों ये था गैरिबाल्डी के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेपोलियन के बारे में बात करें तो नेपोलियन जो था वह एक यूरोपीय इतिहास में महान सैन्य नेता के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। दोस्तों नेपोलियन के बारे में आगे बताएं कि नेपोलियन जो था वह बचपन से ही हमेशा युद्ध करने की लालसा उसके अंदर रहती थी। हमेशा वह चाहता था कि हम कहीं से युद्ध करें। इसीलिए वह क्या किया कि फ्रांस बड़े होकर के फ्रांस के कई राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया और 1804 में खुद को वहां का सम्राट घोषित कर दिया। और सम्राट घोषित करने के साथ साथ वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अच्छा शासन अपना दिखाने के लिए कि हम अच्छा शासक है, अच्छे सम्राट है, लोगों के अंदर धाक जमाने के लिए अपने एक नियम प्रणाली भी लागू कर दी, जिसको कि नेपोलियन संहिता कहते हैं। नेपोलियन संहिता लागू करके वहाँ के लोगों को अपने बारे में प्रस्तुत किया कि हम एक महान सम्राट भी हैं। दोस्तों नेपोलियन जो था वह कुछ न कुछ सुधार करने का हमेशा अपने शासनकाल में प्रयास किया। तो उनके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए अपने शासनकाल के समय। उसका सबसे पहला उदाहरण है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी सुधार वहां पर की थी यूरोप में। उसके बाद कर व्यवस्था जो पहले से चलते आ रही थी, कर व्यवस्था में भी सुधार किया। उसके बाद जो दास प्रथा था, यानी कि दास वाला प्रथा था, दास प्रथा ज़्यादा चलता था, दास प्रथा में भी सुधार किया। उसके बाद लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दिया, यानी कि आप कोई भी धर्म के हो, किसी भी तरह के, माने कोई भी धर्म के हो, मेरे राज्य में रह सकते हैं, अपनी धार्मिक आपको स्वतंत्रता मिल गई। तो एक तरह से देखा जाए तो नेपोलियन का शासन व्यवस्था वह जिस लायक था उस तरह से वह बहुत अच्छा आगे चल करके चलाया। तो इसीलिए उसको यूरोपीय इतिहास में सम्राट के रूप में हम लोग जानते हैं और यूरोपीय इतिहास में इसीलिए वह विख्यात भी है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध क्या था और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे कि सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है, क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़िएगा तो सत्याग्रह शब्द बहुत आएगा। तो सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि तिनकठिया प्रणाली क्या थी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। चंपारण सत्याग्रह के बाद रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था उसका फुल डिटेल्स जानेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, असहयोग आंदोलन क्या था, ये सारा चीज आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इसे द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसके तो वैसे कई कारण हैं, क्योंकि कोई भी जो युद्ध होता है वह बहुत पहले से हो रही प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही उसका प्रभाव पड़ता है, तब युद्ध होता है। लेकिन इसके तत्कालिक कारण के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों आपको दो देशों का हम नाम बताएंगे। एक देश ऑस्ट्रिया हंगरी और दूसरा सर्बिया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले उत्तराधिकारी का नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो थे वह ऑस्ट्रिया हंगरी के मतलब कि सत्ता को संभालने वाले थे कुछ दिनों के बाद। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में हमेशा से मनमुटाव रहा। माने कोई बात को लेकर के हमेशा से छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव रहा। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए जो ये उत्तराधिकारी थे फर्डिनेंड, ये क्या किए कि सर्बिया की यात्रा पर निकल गए और सर्बिया की यात्रा पर निकल गए, सर्बिया पहुंच गए। वहां पर वह भ्रमण करने लगे, यानी घूमने लगे। वहीं के एक नागरिक जिसका नाम प्रिंसेप था वह क्या किया कि इनको गोली मार दिया, यानी कि ये पति पत्नी दोनों थे और पति पत्नी को स्पॉट डेथ यानी कि गोली मार दिया। अब इससे क्या प्रभाव पड़ा सो आपको हम बताते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी के पक्ष में बहुत सारे देश थे और सर्बिया के पक्ष में भी बहुत सारे देश थे। तो जब ये दोनों देशों के बीच इतना ज़्यादा करवाहट हुआ, मर्डर हो गया, तो ये दोनों देश तो लड़ ही लिए और इसके साथ साथ वाले जो देश थे जो इन दोनों का साथ दे रहे थे वो भी आपस में लड़ना शुरू कर दिए। और इस प्रकार से जो वो एरिया था ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के पूरा एरिया से युद्ध शुरू हो गया और इसी का नाम था आपका
प्रथम विश्व युद्ध। और ये प्रथम विश्व युद्ध की ज्वाला इतनी ज़्यादा भड़की कि यह पूरा मतलब कि एक तरह से देखिए तो पूरा दुनिया में बहुत सारे जो देश थे ये आपस में लड़ने लगे। इंडिया को भी इसमें सम्मिलित होना पड़ा अंग्रेजों के चलते। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि हम लोग जो थे उस समय अंग्रेजों के अधीन थे। तो जब अंग्रेज हम पर अधिकार किए हुए थे तो हमारी जनता को सेना में भर्ती कर लिया जाता था और यहाँ से इंग्लैंड ले जाया जाता था। जबकि हम लोग ये पाप मानते थे कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, मतलब उस समय की मान्यता थी कि भारत का लोग समुद्र पार नहीं करेगा, इस तरह की मान्यता थी। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते थे कि हम लोग के सिपाहियों को भर्ती करके वहाँ पर ले जाते थे लड़ाई करवाने के लिए। फिर भी हम लोग मान गए कि ठीक है चलिए, यहाँ ज़बरदस्ती ले गए यहाँ से सिपाहियों को। उसके बाद कोई राहत देने का काम नहीं किए। 50,000 सैनिक जो थे वो 50,000 सैनिक हमारे मारे गए इस प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन हम लोग सोचे थे कि ठीक है, अगर हम अपना सैनिक दे रहे हैं, अपना जनता दे रहे हैं, अपना ताकत दे रहे हैं उनको, तो वो कुछ समय के बाद हमको आज़ाद कर देंगे, ऐसे हम लोग मान रहे थे। लेकिन उल्टे में 50,000 सैनिक की मृत्यु भी हो गई और हमारे संसाधनों का भरपूर उपयोग भी किया गया इस युद्ध में। जैसे कि यहाँ से अनाज पानी, यहाँ से नील का खेती तो करवाया ही जाता था। उसके बाद जो भी संसाधन थी जो कि उनको युद्ध में लग रहा था, वो सारा चीज़ यहाँ से भारत से पूरा निचोड़ करके वहाँ पर ले जा कर के दे दिया गया। तो ये था। उसके बाद में वहाँ से जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, और उसके बाद जब अंग्रेज फिर से वापस यहाँ पर अपना शासन को और दृढ़ बनाने के लिए आ गए, सब कुछ हम लोग सोचे कि अंग्रेज छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन उल्टे में हम लोग विरोध न करें, इसके लिए रॉलेट एक्ट नामक कानून पास कर दिया गया, जो कि आगे की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रॉलेट एक्ट क्या था। तो दोस्तों, बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, इस पर पार्टिकुलर वीडियो एक मेरा बन चुका है। आज हम आपको बता रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, वैसे तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई थी आपका 1857 से ही। कुछ लोगों के अंदर भारत को आज़ाद कराने के लिए ये भावना उत्पन्न हो चुका था। 1857 की क्रांति अगर आप पढ़े होंगे, पढ़िएगा तो आपको पता होगा, मंगल पांडे ने गोली चलाई थी सबसे पहले बार अंग्रेजों के ऊपर, और झांसी की रानी की लड़ाई, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो उस समय लेकिन एक ऐसा वक्त आया था जबकि सारे लोगों के बीच क्या हुआ कि ये भावना उत्पन्न होने लगा, राष्ट्रवाद की भावना। तो वो समय था आपका अंग्रेजी सरकार का अत्याचारी और क्रूर शासन तो कितने ही वर्षों से चलते आ रहा था भारत देश में। लेकिन हद पार कब होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो भारत की सरकार जो थी उस समय, भारत में भी कुछ नेता लोग थे जो कि आधा सरकार तो भारत के नेता ही चला रहे थे, फिर भी अंडर में थे अंग्रेजों के ही। लेकिन यहाँ से 50,000 सैनिकों को, बहुत सारे सैनिक गए थे, 50,000 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से लड़ते हुए। वहाँ क्या हुआ कि वो लोग जब वापस आया तो हम लोग को ये आशा था कि इतने मात्रा में हम लोग अपना सैनिक को गंवाए हैं तो ये लोग कुछ दया हम लोग पर कर देंगे, हो सकता है देश को छोड़ के चले जाएं या कुछ हम लोग को छूट दे दे, इस तरह का। लेकिन उल्टे में क्या हुआ, तीन कठिया प्रणाली लागू कर दिया गया, रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जाने, ये सारा कुछ मतलब कि और हम लोग को घेरने का कोशिश किया गया। क्रांति करने का, आंदोलन करने का सारा रास्ता बंद कर दिया गया। यानी कि हम लोग पूरे एक तरह से दब चुके थे। तभी गांधी जी जैसे बहुत सारे नेता आए, सिर्फ एक गांधी जी को नहीं कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे जो क्रांतिकारी नेता लोग थे, ये लोग आगे आकर के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किए। तो एक तरह से देखा जाए तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके बाद से ही भारत में राष्ट्रवाद का एक प्रबल इच्छा, राष्ट्रवाद का विकास की इच्छा लोगों के अंदर आती है।
और लोग अपने देश को आज़ाद कराने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब हम आगे बताते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या पड़ा। दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत कैसे हुई, इसका अगर कुछ पॉइंट अगर आप याद रखिएगा तो एग्जाम में बहुत सहायता करेगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शोषणकारी आर्थिक नीति ये जो लागू किया गया था, शोषण करने का नीति जो लागू किया गया था, जनता धीरे धीरे शिक्षित हो रही थी और समझ रही थी कि नहीं हम लोग का अब शोषण हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद आपको प्रेस का और साहित्य का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रवाद की भावना जगाने में प्रयास वो लोग जो किया, प्रेस का लोग और समाचार पत्र का लोग, ये लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। दोस्तों उसके बाद सामाजिक जो आंदोलन हुए, धार्मिक सुधार करने के लिए आंदोलन हुए, इसका भी व्यापक प्रभाव पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों का जो नीति था, क्रूर अत्याचारी नीति, ये इसके जो शासन करने की खराब नीति थी, इसको भी लोग जनता समझ गया था। फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, यानी कि एक विशेष वर्ग को भड़का करके दूसरे विशेष वर्गों से लड़ाई करवा देना और बीच में कूद करके दोनों को शांत कर देना और इससे कुछ ज़्यादा पैसा ऐंठ लेना, इससे अनाज पानी ज़्यादा ले लेना, उसको समझा करके उससे लड़ाई करवा देना, यानी कि फूट डालो शासन करो की नीति। तो इस चीज़ को भी जनता समझ चुकी थी। आर्थिक शोषण जितना हुआ इससे जनता उब गई थी, जिसके कारण लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। और दोस्तों अंत में एक आपका पॉइंट आता है कि क्रांतिकारियों द्वारा जो आंदोलन किया गया इसका भी व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था। तो चंपारण आंदोलन में जितने भी किसान लोग थे वो गांधी जी से जुड़े और इस तरह से हमेशा आंदोलन होते रहे। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं होगा 1917, 18, 19, 20, 21, 22, हर समय हर वर्ष एक दो आंदोलन होते ही थे बड़े स्तर पर। तो इसके अंतर्गत भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का विशेष प्रयास किया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे हुआ ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है कि सत्याग्रह किसे कहते हैं। दोस्तों सत्याग्रह और आंदोलन में दोनों में बहुत अंतर होता है। इस चीज़ को, इस डिफरेंस को समझने के लिए आपको सत्याग्रह को समझना जरूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के साथ खड़े रहना और सत्यता का पालन करते हुए अहिंसा, परमो धर्म, ये चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा, यानी कि किसी दूसरे पर हिंसा नहीं करना। अर्थात अगर देखा जाए तो जिन लोगों के लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह करते हुए अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है फिर भी हम अपने मन में वैसे लोगों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, वैर की भावना नहीं रखेंगे। यही सत्याग्रह होता है। दोस्तों गांधी जी जिस तरह से भारत में आए और भारत में बहुत सारे व्यापक स्तर पर सत्याग्रह किए और देश को आज़ाद कराने का प्रयास किए, वैसे हम ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि गांधी जी के आने से ही देश आज़ाद हुआ। बहुत सारे लोगों का योगदान था, लेकिन गांधी जी का भी उसमें प्रमुख योगदान था। ये चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। तो गांधी जी जिस तरह से आए, लोगों को मोटिवेट किए और सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किए और लोगों को सिखाए कि अहिंसा परमो धर्म होता है और इस तरह से देश हमारा आगे चल के आज़ाद हुआ। तो इसी चीज़ को हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। और सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या होता है ये हमारा गांधी जी ने ही बताए थे इस चीज़ को। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है चंपारण आंदोलन क्या था। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा तो इससे 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। दोस्तों चंपारण आंदोलन जो था वह गांधी जी का भारत का सबसे पहला आंदोलन था। सबसे पहले तो वो जब भारत में आए तो अपनी वकालत प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे, अपना जो उनका फैशन था उसको। लेकिन बिहार के चंपारण जिले में खास तौर से 3 कठिया प्रणाली लागू हो चुकी थी। अब ये 3 कठिया प्रणाली क्या होता है सो समझिए। जिसके पास 20 कट्ठा खेत है उसको 3 कट्ठे खेत में नील की खेती करना नील की खेती करना जरूरी कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा, और ये नियम बना दिया गया था, जिससे कि एक बार अगर नील की खेती हो जाती थी तो लगभग 4-5 सालों तक उस 3 कट्ठे खेत में कोई अनाज नहीं उत्पन्न होता था, क्योंकि उर्वरा क्षमता खत्म हो जाती थी। तो दिक्कत यहाँ पर था।
इसी को देखते हुए एक व्यक्ति थे पंडित राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास गए और गांधी जी से बात किए, उनको आने के लिए कहे कि बिहार आइए और यहाँ के किसानों की स्थिति को देखिए। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी बिहार आते हैं। बिहार में आकर के बिहार के बहुत सारे जिलों में भ्रमण करते हैं और यहाँ की स्थिति देखते हैं और स्थिति देख करके फिर वह दोनों प्रक्रिया करते हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के लड़ने के लिए कोर्ट में भी अपील दायर किया जाता है, सारा डॉक्यूमेंट लगा करके लोगों का समस्या जज के सामने रखा जाता है। उसके बाद सत्याग्रह भी अपना करते हैं, किसानों के साथ एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, जिसके चलते कि सरकार को झुकना पड़ा, यानी कि अंग्रेजी सरकार को इस तिनकठिया प्रणाली को बंद करना पड़ा। और उसके साथ साथ किसानों का जो लॉस हुआ था, किसान इतने दिन से जो इस प्रणाली से प्रताड़ित हो रहे थे, ऊपर से मुआवजा देने का भी कार्य किया अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो चीज़ हुआ ये गांधी जी को बहुत बड़ा जीत दिलाया और इसे ही हम लोग चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि इसका असर पूरे व्यापक स्तर पर पूरे भारत में हुआ और लोग गांधी जी को महात्मा भी कह करके पुकारने लगे इसी आंदोलन के बाद। दोस्तों, एक और चीज़ इसमें हम आपको बता देते हैं कि ये जो आंदोलन था, चंपारण आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन एक और इसका नाम है क्योंकि गांधी जी जब आंदोलन किए थे तो किसानों की एक पूरी टीम थी, जितने भी किसान थे गांधी जी के साथ मिलकर के आंदोलन किए थे। तो इस चंपारण आंदोलन को हम लोग किसान आंदोलन भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, या तो क्वेश्चन आए चंपारण आंदोलन किसे कहते हैं, फिर भी यही आंसर लिखना है, या आपको किसान आंदोलन क्या है ये भी इसी तरह से आपका लिखाएगा क्वेश्चन। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताएं तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कह करके भी पुकारा, तो रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून भी कहते हैं। दोस्तों, 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था। एक व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज में एक जज थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक नया कानून को पारित किया गया भारत के लिए, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। दोस्तों, रॉलेट एक्ट इसलिए पारित किया गया था कि भारत के अंदर, भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना न पनप पाए, राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने का काफ़ी हद तक प्रयास किया गया। थोड़ा सा बैक जा करके आपको समझाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो भारत के 50,000 सैनिक इंग्लैंड में मारे गए थे। तो जब वापस वो लोग प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर आए अंग्रेज, तो भारत के लोगों ने सोचा कि हमें कुछ सहूलियत मिलेगी, लेकिन वो लोग तो सहूलियत दिए नहीं, उल्टे में भारत में राष्ट्रवाद की भावना न भर के लोग भड़क करके उनको भगाने का प्रयास न करे, दबाने का प्रयास न करे, इसलिए अंग्रेज ने ही उल्टा हम लोग को दबाने का प्रयास किया। और इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था कि भारत का लोग कोई क्रांति न कर दे, कोई आंदोलन न कर दे, इसलिए भारत में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। दोस्तों, रॉलेट एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, रॉलेट एक्ट में कुछ नियम बनाए गए थे, जैसे कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप पर मुकदमा चला दिया जाता है, तो इसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज था कि बिना वारंट के गिरफ्तारी आपकी हो सकती है, आप ये मांग नहीं सकते हैं पुलिस अधिकारी से कि मेरा वारंट दिखाइए, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों, इसका तीसरा पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार थे, यानी कि हमको रहने की, खाने की, पीने की, लोगों से मिलने जुलने की स्वतंत्रता, कहीं पर जा कर के बात करने की स्वतंत्रता, पेपर पढ़ने की स्वतंत्रता, रेडियो सुनने की स्वतंत्रता, यानी कि मौलिक अधिकार जो होते हैं, एक व्यक्ति जो अकेला व्यक्ति है उसका भी तो कुछ अधिकार है, ये अधिकार को छीन लिया गया। यानी कि आप किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, ये सारा चीज़ को समाप्त कर दिया गया। तो रॉलेट एक्ट के तरह ये किया गया। आगे है कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी भंग कर दिया गया, यानी मीडिया ना पेपर निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा, रेडियो पर प्रसारण नहीं होगा, सारा कुछ बंद कर दिया गया। और दोस्तों, अंत में
इतना तक कि छोटे मोटे जज जो होते थे या छोटे मोटे एसपी डीएसपी के तरह आज के जो एसपी डीएसपी होते हैं उस समय सूबे के मालिक होते थे, कोई जिला का मालिक होता था, इस तरह से होता था। तो उनको ये अधिकार मिल चुका था कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर ज़्यादा शक हो कि वह क्रांति कर रहा है तो उसको देश से बाहर भी निकाल सकते हैं, इसकी भी फ्री छूट मिल गई थी। तो ये था दोस्तों आपका रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट का विरोध गांधी जी किए थे असहयोग आंदोलन करके, और रॉलेट एक्ट के चलते ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि आपको आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अब जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसका क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जालियांवाला बाग है कहाँ, तो दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब प्रांत के अमृतसर जिला में एक जगह है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग क्या है कि चारों तरफ से बाउंड्री से घेरा हुआ एक क्षेत्र है जहां पर की मीटिंग सभाएं लगती थी उस समय। तो दोस्तों जालियांवाला बाग में क्या हो रहा था कि बहुत सारे नेता लोग जो थे वह गिरफ्तार हो चुके थे, इसके विरोध में वहाँ पर मीटिंग चल रही थी। दूसरा चीज़ कि रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था, इसके लिए भी बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित होकर, कुछ छोटे मोटे नेता, उसके बाद बहुत सारे जनता लोग एक साथ मिल करके अपना मीटिंग सभा चल रहा था। इसी में क्या होता है कि जो जनरल थे, जनरल डायर, वह आते हैं अपने पूरे सेना के साथ, मतलब अपने पूरे टीम के साथ, जो कि हथियारबंद पुलिस होती है, और वहां पर जा कर के जालियांवाला बाग का मेन दरवाज़ा को बंद कर देते हैं और लोगों पर 1600 चक्र गोलियां चलवाते हैं। कितने लोग कुएं में कूद करके जान दे देते हैं, और कितने लोग ऐसे थे जो कि बाउंड्री को पार करने का कोशिश कर रहे थे, उसमें उनको गोली लग जाती है, और कितने लोग तो ऐसे ही गोली खा करके मर जाते हैं भागने के चक्कर में। हजारों सैकड़ों लोग जो थे वह घायल हो जाते हैं और सैकड़ों लोग मर जाते हैं। इस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग वहां पर प्रताड़ित होते हैं। पूरा चारों तरफ खून खून का माहौल रहता है। तो दोस्तों ये जो था, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत क्रूरतापूर्ण शासन का एक परिणाम था कि देखिए हम कितना ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं। अंग्रेजों ने दिखाया ये चीज़। दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी क्या करते हैं कि पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, और जिसके चलते गांधी जी को इस चीज़ को दबाने के लिए यह जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड इतना ज़्यादा खतरनाक था। दोस्तों अब हम आगे आपको बताते हैं। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 में हुआ था। वो समय गया, बीत गया, देश आज़ाद भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन पंजाब के ही उधम सिंह नामक एक व्यक्ति, वह अपने दिल में जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेते हुए बड़े हुए, और आगे चल करके जनरल डायर जब बूढ़ा हो चुका था तब उसकी 40 साल के बाद गोली मार करके हत्या कर दी उसने। भले ही उनको वो जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार, उनको फांसी दे दी, वो अलग बात है, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो बदला था वह उधम सिंह ले लिया 40 वर्षों के बाद। तो ये था दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है कि असहयोग आंदोलन क्या था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके क्या कारण थे, ये सारा चीज़ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया एक पूरे राष्ट्रीय स्तर का व्यापक आंदोलन था। इसका कमान गांधी जी ही संभाले थे। दोस्तों ये आंदोलन क्यों हुआ था, ये आंदोलन करने का क्या जरूरत था, इतना बड़ा आंदोलन। दोस्तों आपको हम बता दें, दोस्तों इसका सबसे पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध में हमारे बहुत सारे लोगों की शहादत हो चुकी थी इंग्लैंड में जाकर के। अंग्रेज यहाँ से इंग्लैंड ले जाते थे लोगों को, लगभग 50-60 हजार लोग मारे गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। दूसरा चीज़ आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया था, जिसका विरोध गांधी जी कर रहे थे, और गांधी जी जैसे बहुत बड़े बड़े नेताओं के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया गया। तिनकठिया प्रणाली के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत कितना किसानों को प्रताड़ित किया गया था। जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष था, क्योंकि जनता अपना ही सही काम नहीं कर पा रही थी। जैसे किसान अपना खेती का काम सही नहीं कर पा रहा था, शिक्षक जो था वह पढ़ाने का सही से काम नहीं कर पा रहा था, जो
पुलिस था, जो लोग सिविल सर्विस में थे, वो लोग खुद अपना काम सही से नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारा चीज़ था जिसके चलते गांधी जी को असहयोग आंदोलन करना पड़ा। दोस्तों, गांधी जी ने एक पत्र में लिखा था कि हम असहयोग आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि हम जानते थे, हम चाहते थे और हमारी इतनी समझ थी कि अगर हम पूरे देश का लोग मेरे साथ एकजुट होकर के और असहयोग करें, यानी कि असहयोग का मतलब कि जितने भी अंग्रेज का चीज़ है या जितने भी अंग्रेज हमको जो चीज़ देते हैं या हमसे जो सहायता मांगते हैं, वो सारा चीज़ ना हम उनसे कुछ ले और ना ही हम उनको सहायता दें, यानी कि असहयोग कर दे, सहयोग नहीं करें। ऐसा करने से अंग्रेज क्या करेंगे कि 1 वर्ष में ही हमको छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि असहयोग आंदोलन तो बहुत अच्छा से व्यापक स्तर पर चल रहा था, लेकिन एक घटना घट गई, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा जो घटना घटी, इसके बाद गांधी जी का मनोबल कम हुआ, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम लोग के तरफ से हिंसा हो, क्योंकि आपको पहले ही बताए हैं कि सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। तो गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, न कि आंदोलन कर रहे थे। तो वो किसी पर इस तरह से हिंसा नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के ऊपर। तो सबसे पहले अंग्रेज अपना सीना चौड़ा करके चलते थे, उनको गर्व था अपने ऊपर कि हम दूसरे कंट्री से आके दूसरे कंट्री पर हम अपना राज स्थापित कर लिए हैं। ये गर्व सबसे पहले नष्ट हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा जनशक्ति को देख करके इतना न ज़्यादा गांधी जी के साथ लोग जुड़ गए थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा हो गए थे कि उनको जनशक्ति को देख करके उपस्थ हो चुके थे कि अब शायद हम लोग इस देश में नहीं रह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ था। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि गांधी जी से लोगों ने निर्भीकता सीखा, क्योंकि जब मंगल पांडे 1857 में जब मंगल पांडे किसी अंग्रेज पर पहले बार गोली चलाए थे, तो उस समय ही भारत के लोगों में जागृति आ जानी चाहिए थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हुई 1857 में और इतना बड़ा युद्ध की उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी भारत के लोग अंग्रेजों से डरते थे। भारत के बड़े बड़े लोग जो थे वह अंग्रेजों के पक्ष में थे। इसलिए क्या हुआ कि कोई लोग निडर नहीं था कि अंग्रेजों के विरुद्ध में हम जाकर के खड़ा हो और अंग्रेजों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। लेकिन गांधी जी जब असहयोग आंदोलन किए, तो इसमें क्या हुआ कि गांधी जी के साथ जितने भी लोग जुड़े वो लोग निर्भीक हो गए, यानी उनके अंदर से डर निकल गया कि चलो अब हम अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो सकते हैं। तो भले ही बाद में यह आंदोलन को वापस ले लिया गया, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने में असहयोग आंदोलन को कोई भुला नहीं सकता है। तो असहयोग आंदोलन राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में बहुत सहयोग किया था। दोस्तों, यही था राष्ट्रवाद। तो दोस्तों, यही था आपका असहयोग आंदोलन क्या था और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में फुल डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। यह एक धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह भारतीय मुसलमानों के द्वारा अपने खलीफा के लिए हुआ था। अब ये खलीफा शब्द कहां से आता है आपको समझाते हैं। दोस्तों, तुर्की जो जगह है, तुर्की के जो सुल्तान होते हैं, मतलब कि उस समय जो सुल्तान थे तुर्की के, उसको पूरे दुनिया के जितने भी मुसलमान लोग थे अपना खलीफा मानते थे। खलीफा यानी कि गुरु मानते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गया कि तुर्की का सुल्तान जर्मनी के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब जो इंग्लैंड भारत पर शासन कर रहा था, यानी कि अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तो भारत के जितने मुसलमान थे उनको बोला गया कि चलिए आप अब क्या कीजिए कि आपको भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करना है हमारे साथ देकर। अब कोई भी अपने गुरु के विरुद्ध कैसे मतलब कि युद्ध पे उतर जाएगा, इसके लिए भारत के मुसलमानों को बहुत मनाया गया। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा भारत के मुसलमानों को यह आश्वासन दिया गया कि अगर आप इंग्लैंड का साथ देते हैं, यानी कि अंग्रेजों का साथ देते हैं, तो हम तुर्की को कुछ नहीं करेंगे, यानी खलीफा को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही जीत इंग्लैंड की हो गई, अंग्रेजों की जीत हुई। और जैसे ही अंग्रेज लोग जीते, क्या किए कि तुर्की का बंटवारा कर दिए। वहाँ का खलीफा जो था एक बंद जेल में जो बंद कर दिया जाता है कैदी, वैसा हो गया था। तो ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ भारत के मुसलमानों के साथ कि अपने गुरु के ही विरुद्ध वह लड़ाई किए और गुरु को हरवा दिए। ये चीज़ हुआ। कारण था कि गांधी जी के नेतृत्व में, यानी कि गांधी जी के साथ मिलकर भारत के मुसलमानों ने भारतीय
अखिल खिलाफत समिति का गठन किया गया और उसके बाद खिलाफत आंदोलन का विस्तार किया गया और पूरे देश में जितने मुसलमान थे अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किए। तो दोस्तों ये था खिलाफत आंदोलन। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है चौरी चौरा हत्याकांड क्या था या चौरी चौरा घटना क्या थी, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। दोस्तों चौरी चौरा घटना जो था वह 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह कहां पर हुई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक जिला है और उस जिले के अंतर्गत चौरी चौरा नामक जगह है, वहीं पर यह घटना हुई थी। दोस्तों ये घटना क्यों हुई थी इसको समझते हैं। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो अंग्रेज आश्वासन दिए थे कि भारत के जितने भी सिपाही लोग हैं वो अगर हमारा साथ देंगे तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत को कुछ और दिया जाएगा, मतलब कुछ सहूलियत मिलेगा। लेकिन ये तो मिला नहीं, उल्टे में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। रॉलेट एक्ट पास किया गया, उसके बाद आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। तो ये दोनों चीज जो हुआ इससे भारत का जनता बहुत भड़क चुका था। तो गांधी जी क्या किए कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव रखे और असहयोग आंदोलन चालू भी कर दिए 1920 में। दोस्तों असहयोग आंदोलन में जितने भी छोटे बड़े नेता थे वो सभी भाग लिए और भारत के सभी जनता लगभग किसान से लेकर बड़े लोग से लेकर छोटे लोग सभी ने भाग लिया असहयोग आंदोलन में। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जितने भी छोटे बड़े नेता थे 3000 तक जनता सबको जेल में डाल दिया गया, मतलब नेताओं को भी और जनता को भी जेल में डाल दिया गया। पूरा जो एक तरह से पूरा जो भारत था वह जेल ही लग रहा था। दिक्कत यहाँ पर हुआ गोरखपुर में 4 फरवरी को इन नेताओं की रिहाई के लिए और 3000 लोगों को जो बंदी बनाया गया था उसके लिए भी लोगों ने गोरखपुर में प्रदर्शन किया। लेकिन गोरखपुर में जितने भी सैनिक लोग तैनात थे अंग्रेजों के, वह इस आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किए और यह प्रयास में वह सफल रहे। कितने लोगों को गोली भी लगी, लाठी भी बरसाया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हुआ कि लोग जो थे शांत थे। गांधी जी तो अहिंसा के रास्ते पर चलने को कहे थे, लेकिन कितना आदमी बर्दाश्त कर सकता है। दिक्कत यहां पर था, आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वहां की जनता जो आंदोलन कर रही थी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और चौरी चौरा नामक गोरखपुर में ही है, तो वहां पर वहां का जो थाना था चौरी चौरा थाना, वहां पर क्या किया गया कि दौरा करके पुलिस लोगों को दौड़ाया जा रहा था। तो पुलिस लोग दौड़ करके क्या किए कि उस थाने में जाकर के अपने आप को बंद कर लिया और बाहर में जितनी जनता खड़ी थी जो पुलिस लोगों को दौड़ा रही थी वह पेट्रोल या जो भी उस समय किरासन तेल जो भी हो उसको क्या किया कि थाना में डाल करके आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। और यही घटना को हम लोग चौरी चौरा घटना कहते हैं। लेकिन इसी घटना का ये परिणाम हुआ कि गांधी जी बोले कि नहीं, हिंसा आप लोग किए हैं इसलिए हम यह आंदोलन को वापस लेंगे। तो असहयोग आंदोलन वापस भी हो गया था चौरी चौरा घटना के बाद। तो दोस्तों ये थी चौरी चौरा घटना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं। साइमन कमीशन के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में बताएं आपको कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम, जो भारत सरकार का अधिनियम था, इसका पारित किया गया और यह उसमें बताया गया कि अभी जो भारत सरकार का नियम कानून है वो तो रहेगा ही, लेकिन 10 वर्षों के बाद फिर से इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया जाएगा, उस पर जांच की जाएगी, फिर से रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर इस अधिनियम में सुधार किया जाएगा। यह भारत सरकार का अधिनियम 1919 था। लेकिन दिक्कत यहां पर तब आती है जब 10 वर्ष यानी कि 1929 में इस पर फिर से जांच कमेटी और रिपोर्ट तैयार करना था। लेकिन अंग्रेजी सरकार जो थी वह क्या की, 2 साल पहले ही 1927 में ही क्या की कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम 8 नवंबर 1927 को यह टीम का गठन कर दिया गया साइमन कमीशन का, और इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए यानी इसका जांच करके नया रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह टीम का गठन किया गया। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। लेकिन ये जानकारी आपको होना जरूरी है कि साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और उनके 7 सदस्यीय टीम में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट में भी कुछ भारतीय थे लेकिन इस टीम का मेंबर उनको नहीं बनाया गया। इसीलिए भारत में जब वह बॉम्बे 3 फरवरी को बॉम्बे साइमन कमीशन पहुंचा तो लोग इसका विरोध किए, हड़ताल किए, काले झंडे दिखा
जाकर के नारा लगाए साइमन वापस जाओ, यानी साइमन गो बैक, इसका नारा लगा। दोस्तों हम बता दें कि साइमन कमीशन के इस विरोध में पूरे देश में ने भाग लिया। इसमें एक हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी की मृत्यु हुई, लाला लाजपत राय की। तो दोस्तों ये था साइमन कमीशन के बारे में फुल डिटेल्स। टॉपिक है नमक आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि नमक आंदोलन को समझाना है। दोस्तों नमक आंदोलन के बारे में बात करें तो नमक आंदोलन के कई नाम हैं, जैसे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च भी हम इसको कहते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था और यह किसने शुरू किया? तो दोस्तों यह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि जो अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, 1930 का समय था और उस समय अंग्रेज सबसे ज़्यादा अत्याचार हम लोग पर कर रहे थे। नमक पर कई गुना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था कि लोग नमक खरीदने के लिए ज़्यादा टैक्स देंगे, इसलिए बहुत दिक्कत था। इसीलिए क्या किया गया कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। एक और इसका मुख्य उद्देश्य था इस सत्याग्रह के होने का कि अंग्रेजी सरकार जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रही थी, इसके लिए लोगों को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने बहुत दूर तक पैदल चला, जो कि हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे ये प्रभाव पड़ा कि पूरे देश के लोग एकजुट होने के लिए तैयार हो गए, राष्ट्रवाद की भावना उनमें आ गई। दोस्तों ये आंदोलन गुजरात के गांधी जी के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और आगे चल करके दांडी नामक जगह पर खत्म हुआ। दोस्तों 78 लोगों के साथ गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हजारों लोग, कहा जाता है कि 50,000 लोग भी इनके साथ पूरा जुड़ गए थे और इनके साथ आगे पैदल चले और जाकर के दांडी नामक जगह तक गए। दोस्तों इनमें महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जैसे सरोजनी नायडू जो एक बहुत बड़ी कवित्री थी उस समय की, और कमलाबाई जैसे महिलाओं ने भी इस आंदोलन में साथ दिया था। दोस्तों गांधी जी ने 249 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में तय की और दांडी नामक जगह पर पहुंचे और वहां अपने हाथों से समुद्र से नमक बना करके इस यात्रा का मतलब खात्मा किया, यह यात्रा पूरा किया। लेकिन इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ा ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस यात्रा से अंग्रेजों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब अपना नमक बनना शुरू हुआ तो अंग्रेज तो और भी चीज़ से, सारा खिलाफत आंदोलन हुआ था, क्या क्या हुआ था उससे तो पूरा दहशत में थे ही, और ये नमक आंदोलन जिससे ज़्यादा टैक्स वो कमाते थे वो चीज़ भी बंद हो गया। तो पूरा जो अंग्रेजी एम्पायर था वह पूरा हिल गया था एक तरह से नमक आंदोलन से। और कहा भी जाता है कि गांधी जी के सबसे बड़े आंदोलन जो थे वह नमक यात्रा को ही माना जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है, यानी 5वां नंबर टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस पर एक टिप्पणी लिखना है या इसको विस्तार से आपको बताना है। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। यह भी गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा सबसे बड़ा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं नमक सत्याग्रह। यह जो नमक सत्याग्रह था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे पहला प्रथम चरण था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि जो विनिमय दर थी भारत में, जो सामान का बेचने और खरीदने का विनिमय दर था, इसमें काफ़ी अंतर था। यहाँ के जनता को शोषण किया जा रहा था विनिमय के माध्यम से। दूसरा चीज़ ये था कि नमक पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। तीसरा चीज़ यह था कि पूर्ण नशाबंदी नहीं किया जा रहा था, नशा वाले सामान से भी अंग्रेज लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। उसके बाद आगे बताएं तो कपड़ों का जो निर्यात हो रहा था, वहाँ से कपड़ा ज़्यादा आ रहा था और यहाँ पर अधिक दामों में भी बेचा जा रहा था, यानी कि किसी भी तरह से जनता का ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। इसीलिए खिलाफत आंदोलन किया गया। दोस्तों खिलाफत आंदोलन का प्रथम चरण दांडी मार्च था और जैसे ही यात्रा खत्म हुई वैसे गांधी जी ने देश के सभी लोगों को आह्वान किया और बोला कि जितने भी विदेशी कपड़े हैं सबको जला दिया जाए, विदेशी चीज़ हमको कुछ नहीं चाहिए। तो पूरे भारत देश में क्या हुआ कि जितने भी विदेशी कपड़े थे, जैसे कि होलिका दहन
होती है वैसे होली जला दी गई विदेशी कपड़ों की। उसके बाद स्कूल में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वह उसको छोड़वा दिया गया, यानी कि वह पढ़ने नहीं गए। जो अध्यापक पढ़ाते थे उनको भी छोड़वा दिया गया, मतलब वो अपने स्वेच्छा से छोड़ दिए गांधी जी के आह्वान करने से। उसके बाद अस्पताल में जो डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर, उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया। इसी तरह सरकारी डाकघर, पुलिस स्टेशन, जितने भी भारत के लोग काम करते थे सभी ने क्या किया कि एक तरह से ख़त्म कर दिया कि मैं अब नौकरी अंग्रेज़ों का नहीं करूँगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजी जो सरकार थी उसकी जड़ कहाँ थी? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में थी। वहाँ तक अंग्रेजी सरकार हिल गई। क्यों हिल गई? क्योंकि एक तो टैक्स ख़त्म करना पड़ा, उसके बाद ये जो नमक कानून था, नमक पर से टैक्स कम करना पड़ा। उसके बाद ये आंदोलन जो असहयोग आंदोलन हुआ, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अंग्रेजी शासन पर पड़ा। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना धीरे धीरे चल रहा था, इस आंदोलन से जो होलिका दहन हुआ हर जगह, इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हुई और देश को आज़ाद कराने की चाहत भरी। तो दोस्तों, गांधी जी का एक ये भी बहुत बड़ा आंदोलन था जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन क्या था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, गोलमेज जो सम्मेलन था वह 1930 में शुरू हुआ था। ये सम्मेलन 3 ठो हुआ था, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह क्यों हुआ था तो आपको बता दें, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और पूरे भारत में कपड़ों का होली जलाया गया, होलिका दहन किया गया। इससे जो अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल गई। तो उसमें अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है कि इससे पहले जो वहाँ के पार्लियामेंट होती है, यानी कि जो ब्रिटेन की उस समय की पार्लियामेंट थी या जहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग मीटिंग करते थे, वहाँ पर भारत के बड़े नेताओं को नहीं बुलाया जाता था। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के नेताओं को बुलाया गया, इसीलिए हमको इसको इतिहास में पढ़ना भी है। तो दोस्तों, वहाँ पर गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा, ये लंदन में हुआ था। तो गांधी जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। तो गांधी जी यहाँ आए और उसका पुनः विरोध किए और विरोध करने पर फिर से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भी गांधी जी और गांधी जी के जैसे जो भी यहाँ से जो कमी थी या जो भी रिपोर्ट गांधी जी को मिला था, गांधी जी को पता था भारत में ये चीज़ का दिक्कत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो भी उनका सोच समझ था, ये प्रस्ताव वहाँ पर रखे। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी के विशेष प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। गांधी जी जो समझौता किए थे, जो रिपोर्ट तैयार करके वहां पर ले गए थे, इसको भी नकार दिया गया। इससे गांधी जी क्या किए कि भारत में आए और फिर से क्या किए कि अंग्रेजों को बोले कि अब इससे बात नहीं बनेगी, फिर से हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करेंगे और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आगे आपका क्या होगा। इसी कारण से जो अंग्रेजी सरकार थी फिर सोची कि अगर यह बूढ़ा आदमी जो लाठी लेकर के चलता है, यह बूढ़ा आदमी फिर से हमारी सरकार को गिराने का कोशिश कर रहा है, भारत से भगाने का कोशिश करेगा, इसीलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन फिर से 1932 में रखा गया, नवंबर 1932 में। और इस सम्मेलन में भारत में जो भी रिपोर्ट था वो भारत के रिपोर्ट को समझा गया, भारत का जो संवैधानिक अधिनियम था इसको भी पारित किया गया। इस प्रकार से 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इसमें भारत को बहुत सारा अधिकार मिला। तो दोस्तों, ये था गोलमेज सम्मेलन। और आपको बता दें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमारे भारत के एक सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने शरीक लिया था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि लास्ट के सम्मेलन में गांधी जी नहीं जा पाए, लेकिन भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दोस्तों, ये था आपका गोलमेज सम्मेलन। बहुत सारे टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आंसर तर्क के आधार पर पूछे जाते हैं। तो चलिए
तर्क के आधार पर कुछ क्वेश्चन आंसर को हम समझते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला तार्किक क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध होने से भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें प्रथम विश्व युद्ध का क्या योगदान है। चलिए इस चीज को हम समझते हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो भारतीयों पर उसका बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ा। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद हम लोग को आज़ादी मिलने में बहुत और समय लग सकता था। इसके कई कारण हैं, जैसे कि पहला कारण अगर आपको हम बताएं तो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत तो नहीं लड़ने गया था, भारत प्रथम विश्व युद्ध में नहीं कूदा था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों का शासन होने के चलते अंग्रेजी जो सरकार थी वह भारतीयों को भी उस युद्ध का हिस्सा बना दी। उस युद्ध का हिस्सा हम लोग को इसलिए बनाया गया कि भारत में बहुत सारा संसाधन था जो कि युद्ध में उसका उपयोग किया जा सकता था। तो हम लोग से बिना पूछे हुए, बिना हम लोग को जानकारी के, हम लोग को मतलब अचानक किसी को कोई पार्टी बना लेता है, उसी तरह पार्टी बना दिया गया। हम लोग नासमझी में पार्टी बन गए और हम लोग के संसाधनों का भरपूर उपयोग किया गया। लेकिन विश्व युद्ध के समाप्त होते होते हम लोग को अब समझ में आ चुका था कि नहीं, हम लोग का शोषण हुआ जा रहा है, शोषण हो रहा है। तो लोगों के अंदर से एक जागृति की भावना पैदा हुई कि नहीं, लग रहा है कि हम लोग का शोषण हो रहा है, तो हमको अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अब खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, इसका दूसरा कारण था कि जो मुस्लिम लीग, जो कि भारतीय पार्टी थी मुस्लिम लीग, और जिसके आप नाम सुने होंगे मोहम्मद अली जिन्ना, वो जो मेन थे मुस्लिम लीग के लीडर। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग जो था वह कांग्रेस का साथ नहीं दे रही थी। भारत में तो उस समय सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा था, किसको, कि इसको नहीं मिल रहा था, यानी कि ये दोनों पार्टी आपस में मतभेद में थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुस्लिम लीग को भी समझ में आ चुका था कि नहीं, अब हमको कांग्रेस पार्टी के साथ ही मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना होगा। तो भारतीय राजनीति पर इसका इतना ज़्यादा असर हुआ जब ये दोनों पार्टियां आपस में मिल गई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, तब लगा कि अंग्रेजों को अब यहाँ से जाना पड़ेगा। इसीलिए आगे चल करके उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया था। तो दोस्तों, ये था, इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध को भारत में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इसका विरोध क्यों किया गया। वैसे तो अंग्रेज बहुत सारा कानून पास करते थे, तो उसका तो विरोध नहीं किया गया, लेकिन रॉलेट एक्ट का ही क्यों विरोध किया, ये एक तार्किक प्रश्न है, यानी कि आपको तर्क देना है इस पर। तो दोस्तों, हम इसका उत्तर बताते हैं आपको। देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन रॉलेट एक्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत में हो रहे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हैं, उन स्वतंत्रता संग्राम को किसी भी प्रकार से रोकना, यानी कि आंदोलन नहीं होने देना, इसका मुख्य लक्ष्य यही था। और इसके विरुद्ध में लोग खड़ा हुआ, और लोग जो इस आंदोलन में साथ दिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लोग साथ दिए, गांधी जी का और गांधी जैसे बहुत सारे नेताओं का, उसका एक कारण और भी था कि बहुत सारा कानून बन चुका था उससे भी पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए, लेकिन सब में अपील की सुविधा थी, यानी कि अगर कोई जेल जाता था तो जेल से छुड़ाने का भी उसका कुछ नियम कानून था, लेकिन इसमें अपील की सुविधा नहीं थी, आप कोई दलील नहीं दे सकते थे। तो सबसे बड़ा रीजन यह था कि जो जेल चल गया वह बाहर निकलेगा कैसे, इसके लिए भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश की भावना थी। इसीलिए रॉलेट एक्ट को लोग विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ चुका होगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। वैसे तो पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था, लेकिन आपको तर्क देना है, क्या रीजन था, मेन रीजन बताइए। तो हम आपको मेन रीजन बताते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। लेकिन चौरी चौरा घटना क्या था, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा नामक जगह पर एक आंदोलन हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है। तो अंग्रेजों के खिलाफ में जब आंदोलन हो रहा था तो इसमें बहुत सारे हमारे आंदोलनकर्ता को अंग्रेजों ने गोली मार दिया।
इससे क्या हुआ कि भगदड़ मच गया। गांधी जी अहिंसक रूप अपनाए हुए थे कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोगों को कंट्रोल नहीं हुआ और लोग क्या किए कि थाने में आग लगा करके 22 पुलिसकर्मियों को मार दिए। तो यह एक इतना भयानक घटना था जिसके चलते कि गांधी जी क्या किए, सोचे कि अगर हम अभी इस समय नहीं रोकते हैं यह आंदोलन तो आगे चल के और ज़्यादा मारकाट हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसका एक और कारण था। यह क्या कारण था? गांधी जी को यह अपने ऊपर संदेह उत्पन्न हो रहा था कि मान लेते हैं कि अगर हम इस आंदोलन को रोकते नहीं हैं, अगर नहीं रोकेंगे तो आगे क्या होगा। अभी तो भारतीय आंदोलनकर्ता जो है वह ज़्यादा आक्रोशित है। अगर पुलिसकर्मी यानी कि अंग्रेजी शासन में जो लोग थे वो लोग अगर ज़्यादा आक्रोशित हो गए तो और ज़्यादा मारकाट हो सकता है और ज़्यादा भगदड़ मच सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। यही सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने इतना बड़ा जो आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, उसको तुरंत वापस ले लिए ताकि लोग मर ना पाए, निर्दोष लोग नहीं मर पाए। तो दोस्तों इसी कारण से उन्होंने वापस लिया था असहयोग आंदोलन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था, कैसे? दोस्तों नमक यात्रा को पहले समझिए। नमक यात्रा गांधी जी ने शुरू किया था और इसका अंत भी गांधी जी ने ही किए थे। लेकिन नमक यात्रा चालू करने का क्या रीजन था, इसको पहले समझते हैं। दोस्तों जो अंग्रेज थे वह फूट डालो शासन करो की नीति से हम लोग के देश में शासन किए। लेकिन जानते हैं जब कोई चोर होता है तो वह कोई ना कोई गलती कर देता है ताकि वह पकड़ा जाए। वही कारण हुआ, यह नमक पर ज़्यादा टैक्स लगा करके सबसे बड़ी गलती कर दिए। नमक पर टैक्स ज़्यादा कर दिए जिसके कारण से जितने भी गरीब लोग थे, यानी बड़े से बड़े लोग और गरीब से गरीब लोग, सभी लोग नमक का तो कम से कम प्रयोग करते ही थे। तो नमक के द्वारा तोड़ने का वो लोग प्रयास किया। लेकिन गांधी जी को यहाँ पर एक रीजन मिल गया कि चलिए अब नमक सबका ज़रूरत है और हम नमक बना करके सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि गांधी जी ने नमक बनाया और नमक बना करके जितने भी गरीब से गरीब तबके के लोग थे वो लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। और यही कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रारंभिक आंदोलन जो था वह नमक यात्रा साबित हुआ, जो कि आगे चल के अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा यह आंदोलन के रूप में उन लोग के सामने खड़ा हुआ। और इसीलिए वो लोगों को गोलमेज सम्मेलन भी करना पड़ा और आगे चल के भारत का बात भी मानना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नमक यात्रा जो था वह बहुत बड़ा आंदोलन था, एक तरह से प्रतिरोध का प्रतीक था अंग्रेजों के खिलाफ। और उपनिवेशी सरकार जो ज़्यादा टैक्स कमाना चाहती थी वह टैक्स तो वो कमा नहीं पाई। इसीलिए उपनिवेशी शासन जो था, जो व्यापार यहाँ से वहाँ तक होता था, इसको भी तोड़ने का प्रयास गांधी जी ने किया। इसीलिए यह ज़्यादा प्रतिरोधक असर डाला था अंग्रेजों पर। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारतीय आंदोलन को, यानी कि भारत की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं मुस्लिम लीग। देखिए जितने मुस्लिम की एक कम्युनिटी थी उस समय भारत देश में, जिस समय आज़ादी का लड़ाई लड़ा जा रहा था, तो थी भारत के ही तरफ से थी, लेकिन वह साथ किसका दे रही थी? भारत की थी, लेकिन वह साथ अंग्रेजों का दे रही थी। यहाँ के कांग्रेस पार्टी को उसका साथ नहीं मिल रहा था और उसके मेन जो थे वह मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो यहाँ पर यह दिक्कत था। यहाँ पर अंग्रेज क्या किए इसको समझिएगा। अंग्रेज कांग्रेस पार्टी से हटा करके मुस्लिम लीग को क्या किया कि शुरू से ही अपने कंट्रोल में रखा, अपने बंधन में रखा। और मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, अलग प्रतिनिधित्व दे दिया, अलग क्षेत्र दे दिया जहां पर वो लोग रह के शासन करना शुरू किए। अपना मतलब कि वो लोग का अलग था। कांग्रेस पार्टी अलग शासन करवा रही है, ये अलग करवा रहा, अंग्रेज अलग करवा रहा है। तो ये था दिक्कत, जिसके कारण सबसे बड़ा घटना ये हुआ कि अंग्रेज जो थे वह मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को अलग अलग बंटवारा कर दिए। इसीलिए इन दोनों में मतभेद हो गया। इन दोनों में मतभेद होने के कारण हिंदू जो थे और मुस्लिम जो थे, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा कट्टरता पूर्वक मतभेद हुआ, जिसका कारण ये हुआ कि स्वतंत्रता जो हम लोग को आज़ादी मिलने वाली थी, इसको मिलने में और अधिक टाइम लगा।
अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ नहीं आ पाती तो हम लोग को और भी समय लग सकता था, जैसे कि हमने पहले भी बताया, आज़ादी मिलने में। लेकिन वो लोग भी कुछ समय के बाद समझ चुके थे कि नहीं, अंग्रेज जो है हम लोग के साथ ज़्यादा ही बर्बरतापूर्वक कार्य कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को एक होना पड़ा था। लेकिन इसका भारतीय राजनीति पर बहुत बुरा असर पड़ा जब ये अलग थे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, पिकेटिंग क्या होता है, इसका अर्थ समझाना है। दोस्तों पिकेटिंग का अर्थ होता है विरोध करना या आंदोलन करना, लेकिन यह इसमें आंदोलन का तरीका अलग होता है। जैसे कि इस आंदोलन में, यानी जिसको पिकेटिंग कहा जाता है, इसमें जो आम जनता होती है वह चले जाती है फैक्ट्री के सामने, वह किसी ऑफिस दफ्तर के सामने जा कर के खड़ा हो जाती है, उसके गेट के पास, किसी फैक्ट्री, कहीं भी जा कर के, बैंक में, स्कूल में, जहाँ भी सरकारी है या प्राइवेट है वहां पर जाकर के खड़े हो जाएगी और जो स्टाफ है उनको अंदर आने नहीं देगी कि नहीं, जब तक मेरा बात नहीं माना जाएगा, सरकार जब तक मेरी बात नहीं सुनेगी, हम इस संस्था को नहीं चलने देंगे। तो इस प्रकार का आंदोलन को हम लोग पिकेटिंग कहते हैं। दोस्तों ये भी चीज़ समझ लीजिए कि जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें पिकेटिंग का भी बहुत महत्व था। कई बार ऐसे आंदोलन हुए जिसमें भारत के जनता को पिकेटिंग का सहारा लेना पड़ा ताकि देश को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल सके और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होने का भी एक बहुत बड़ा अवसर मिला पिकेटिंग के जरिए। दोस्तों ये था पिकेटिंग। तो अब हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह सम्मेलन का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? क्या कारण था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन करना पड़ा? उसमें खैर भारत की बातें मानी गई। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1931 में दो सम्मेलन हुए, जिसको पहले को प्रथम गोलमेज सम्मेलन और दूसरे को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। लेकिन इस सम्मेलन में भारत की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव को वो लोग नकार दिए। इसमें भारत की भी कुछ कमियां थी जो कि हम आगे बताएंगे, लेकिन यही कारण था कि भारत में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, भारत की ओर से जो तर्क दिया गया उस तर्क को नकार दिया गया। दोस्तों हम बता दें, प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी भाग लिए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई इसको हम पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। दोस्तों इसके प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण है कि मुस्लिम लीग की मांगे कुछ अलग थी। अब मान लीजिए कि हम लोग अपने देश से जा रहे हैं कहीं पर प्रस्ताव देने की ये है, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें क्या था कि अपना एक अलग मांग ही रख दिया, जिसके कारण प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अच्छा नतीजा नहीं निकल पाया। दोस्तों दूसरा कारण ये था कि 556 रजवाड़े थे उस समय और सभी रजवाड़ों के जो मुख्य सदस्य थे उनके कांग्रेस का साथ नहीं मिला, यानी कि कांग्रेस ना उनके साथ जाना चाहती थी ना वो लोग कांग्रेस के साथ आना चाहते थे। तो सबसे बड़ा ये भी कारण था जिसके कारण ये दोनों गोलमेज सम्मेलन नहीं हो पाया। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन। गांधी जी ने प्रथम और द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन जब गांधी जी वहाँ पर गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि थे तो भारत के ही, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ गई कि ये दोनों में मतभेद था, यानी कि वो कुछ और बोलते थे, ये कुछ और बोलते थे, उनकी कुछ अलग सही दलीलें थी, इनकी कुछ अलग सही दलीलें थी, जो कि मतभेद के कारण ये चीज़ संभव नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा और चौथा कारण था कि अंग्रेजों की चतुराई। अंग्रेज इसलिए इस सम्मेलन को झूठ मूठ का टाल रहे थे, प्रथम द्वितीय करवाए, कि गांधी जी किसी भी तरह से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको समाप्त कर दे। लेकिन ये चीज़ हुआ नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो गांधी जी फिर यहाँ पर आकर के फिर से उस सम्मेलन को चालू करने का प्रस्ताव रखे। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि वह तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और जिसमें गांधी जी तो नहीं गए, लेकिन यह सम्मेलन में भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, भारत का बात को सुना गया। तो दोस्तों ये था कि प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नतीजा क्यों नहीं निकला। हम पूरा वैश्वीकरण से लेकर के नई नीति तक बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है। दोस्तों वैश्वीकरण के जो जनक हैं उनका नाम है समाजशास्त्री रॉबर्टसन। अगर वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ आपको बताएं तो आप समझिए, जैसे कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के बीच, यानी कि कोई पहले से एक देश है और
एक और देश है दूसरी तरफ, वह दोनों देश के बीच व्यापार और सेवाओं का यानी कि व्यापार का, निवेश का संबंध होता है, उसका आदान प्रदान होता है। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो जैसे मान लीजिए कि भारत है और भारत के पास बहुत सारा प्रोडक्ट है अपना जो वो बनाता है, जैसे मान लेते हैं मोबाइल बनाता है या मान लीजिए चाय पत्ती का खेती होता है, जो भी चीज़ का खेती हो रहा है, तो दूसरे देश में अगर उसका बिक्री हो तो ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, दूसरे देश से अच्छा संबंध जोड़ा जा सकता है ताकि उस देश में भी कुछ वैसा प्रोडक्ट हो जो कि हमारे देश के लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो, तो वो भी आकर के यहाँ पर बेच सके। इस प्रकार सारे दुनिया को एक अर्थव्यवस्था, सारी दुनिया को एक अर्थतंत्र में बांधने वाले सूत्र को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। दोस्तों, इसी वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश में सेवाओं और श्रम का आदान प्रदान होते रहता है। जैसे भारत से बहुत सारे लोग अपना कंपनी भारत में भी खोले हुए हैं और दूसरे देश में भी जाकर उसका अन्य ब्रांच को स्थापित कर देते हैं। चाहे दूसरे देश का कोई कंपनी उस देश में अपना कंपनी है, लेकिन वह कंपनी को भारत में भी ले आकर के क्या करती है कि स्थापित कर देती है और चलाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों, वैश्वीकरण को समझने के लिए तीन चीज़ों को हमको समझना होगा, यानी कि वैश्वीकरण तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं: सामाजिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और आर्थिक वैश्वीकरण। ये तीन प्रकार के वैश्वीकरण होते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, रेशम मार्ग राजा कनिष्क के द्वारा भारतीयों के लिए बनवाया गया था। दोस्तों, रेशम मार्ग को इंग्लिश में सिल्क रोड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो मार्ग था यानी कि ये जो रेशम वाला मार्ग था, रास्ता था, इसको व्यापार करने के लिए बनाया गया था। यानी कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक व्यापारियों का एक झुंड इस मार्ग से लेकर के एक देश से दूसरे देश जाता था। अगर खास तौर पर देखा जाए कि कौन से देश को ये कनेक्ट करता था तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को ये मार्ग कनेक्ट करता था। खास तौर से चीन इस मार्ग का ज़्यादा उपयोग करता था। दोस्तों, इस मार्ग के बारे में हम लोग को ज़्यादा इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुख्य मार्ग यह था लोगों का व्यापार करने का, और ख़ास तौर से जैसा कि हमने पहले भी बताया कि चीन का लोग इसका ज़्यादा उपयोग करता था। तो चीनी लोग रेशमी कपड़ों का व्यापार करते थे, यानी कि वो लोग रेशम की खेती करते थे और रेशम के कीड़ों की खेती होती है जिससे कि रेशम का कपड़ा तैयार होता है, और वह रेशमी कपड़े तैयार करके वे लोग अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों में ले जाकर बेचते थे। तो रेशम का कपड़ा का अधिक जिस मार्ग से व्यापार होता चला गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेशम मार्ग पड़ा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको रेशम मार्ग समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या पूछे या ना पूछे लेकिन आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। वह है विश्व बाजार किसे कहते हैं। दोस्तों, विश्व बाजार का यह मतलब नहीं है कि पूरे विश्व का बाजार, यानी कि पूरे विश्व में कहीं एक मार्केट लगता होगा उसको विश्व का बाजार कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, किसी भी देश में यानी कि हर देश में विश्व बाजार एक होता है। अब कैसे होता है, सो देखिए, एक ऐसा बाजार जहां पर विश्व की सारी वस्तुएं आम जनता को खरीदने के लिए उपलब्ध होती है, वैसे बाजार को हम लोग विश्व बाजार कहते हैं। अब हम आपको ये समझाए हैं कि हर देश में एक विश्व बाजार होता है, तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि हर देश चाहता है कि उसके नागरिक को कहीं दूर दूर जाकर के भटकना न पड़े विदेशी चीज़ों के लिए, क्योंकि जितने वो विदेशी चीज़ ले आएंगे अपने कंट्री में भी उसका टैक्स के आधार पर सरकार भी उससे पैसा कमाएगी। इसलिए लगभग हर देश में कुछ ना कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ की हर देश का जो सामान होता है, जो ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, वो चीज़ मिलता है। वैसे अगर भारत में देखा जाए तो मुंबई है, वह हमारा विश्व बाजार वाला जगह है, यानी कि वहाँ विश्व की हर एक चीज़ सबसे पहले आती है और वहाँ पर उस चीज़ को खरीदा जा सकता है। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। बहु माने बहुत, राष्ट्रीय माने मतलब कि एक देश समझ लीजिए, एक राष्ट्र, और कंपनी का मतलब तो जानते हैं कंपनी, यानी कि कोई एक कंपनी बहुत सारे राष्ट्रों में जाकर के व्यापार करती है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ये तो हो गया शॉर्टकट चीज। अब हम इसको विस्तार से आपको समझाते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि
इसका शुरुआत कब हुआ था? 1920 के बाद, यानी कि 1920 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ा, पूरे विश्व में फैलना शुरू हुआ। दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने देश का प्रोडक्ट अपने देश के साथ साथ दूसरे देश में भी बेचती है और उसका लाभ कमाती है। इस प्रकार के कंपनी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। दोस्तों, अब देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किन किन देशों की होगी? क्या भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी है, या पाकिस्तान में है, या अमेरिका में है, या चाइना में है? तो दोस्तों, आज लगभग जितने भी विकासशील देश हैं, विकसित तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ही, लेकिन विकासशील देश हैं उसके अंदर भी बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जैसे आप लोग बूट का नाम सुने होंगे, जो बोट का हेडफोन आता है, ईयरबड्स आता है, वो कंपनी हम लोग के देश की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। ये एक उदाहरण है, वैसे तो बहुत सारे कंपनियां हैं। उसी तरह से आपने सैमसंग का नाम सुना होगा, उसके बाद टाटा का नाम सुना होगा, टाटा जो अपने देश का कंपनी है। इसी तरह न जाने कितना है, जितना हम नाम आपको गिना नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर कोई कपड़ा पहने हैं, कोई गैजेट यूज करते हैं, हर कंपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी निकल जाएगी। तो ऐसा देश जो कि पूंजीवादी देश है, या जिस देश के अंदर ज़्यादा पूंजी हो रहा है, ऐसा देश सिर्फ अपने देश में ही खरीद बिक्री नहीं करता है। वह क्या करता है? दूसरे देश में भी जा करके बेचता है, ताकि उस देश के सरकार को भी अच्छा लगे, उसके सरकार को भी लाभ हो और अपने सरकार को भी लाभ हो, और अपना पेट तो, अपना जेब तो भरे ही। तो इस प्रकार के कंपनियां को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कंपनी का भी आंसर सेम टू सेम इसी प्रकार का होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है आर्थिक संकट किसे कहते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, आर्थिक संकट क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है धन, यानी कि आज के डेट में अर्थ यानी कि धन। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब है। उसी तरह जिस देश के पास धन की कमी हो जाती है, वह देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आर्थिक संकट को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में अचानक ऐसा आया स्थिति जिससे कि उसका कृषि, उसका उद्योग और उसका व्यापार में अचानक गिरावट आ जाए, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, जिससे वहाँ की बैंक, वहाँ की कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाए, और जिसका मुद्रा का स्तर, जो उस देश में पैसा का स्तर है, वह बहुत कम हो जाए, डॉलर के हिसाब से अगर उसको नापा जाए तो बहुत कम हो जाए। तो इस प्रकार का जो संकट आता है किसी देश पर, इसको आर्थिक संकट कहा जाता है। दोस्तों, अगर सामान्य भाषा में इसको समझे तो जब देश में ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है और हम मुद्रा का स्तर ज़्यादा गिर जाता है, इस प्रकार के संकट से जनता ज़्यादा ग्रसित हो जाती है, जनता ज़्यादा अपने आप को रख नहीं पाती है, जीना उसका हराम हो जाता है। यानी कि महंगाई के कारण, व बेरोजगारी के कारण जब लोग अपना आत्महत्या करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बहुत बड़ा संकट जब आ जाता है किसी देश में, आम जनता को जीने के लिए कोई राह नहीं दिखता है, इस प्रकार के संकट को हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। वैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कुछ समय पहले श्रीलंका की भी ऐसी ही स्थिति थी, और आज जो वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति है वह भी आर्थिक संकट की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको कैसा लगा आर्थिक संकट का ये टॉपिक, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि 1929 में आर्थिक संकट आया था, यानी कि महामंदी आया था। तो इस आर्थिक संकट का क्या कारण था, इसका व्याख्या करना है। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। 1929 से कुछ समय पहले हम आते हैं प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रथम विश्व युद्ध वाला, तो जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं वीडियो के सेक्शन में। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक, इसमें क्या हुआ कि यूरोप को छोड़कर बहुत सारे जितने भी देश थे, जितने गरीब देश थे, जितने विकसित हो रहे थे, वैसे देशों ने उत्पादन पर जोर दिया। अब आप यह पूछिएगा कि वो लोग उत्पादन पर जोर क्यों दिया, क्यों ज़्यादा उत्पादन किया। तो अगर बताइए कि आपके देश में, आपका देश पर बॉर्डर पर कोई आपका सैनिक लड़ाई कर रहा है, तो उसको बहुत सारा खर्च आता है सरकार के ऊपर। उसको सही राइफल मिलना चाहिए, बम बारूद मिलना चाहिए, उसको खाना पीना सही होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई सैनिक मर जाते हैं तो उनके परिवार वालों को मुआवजा देना चाहिए। तो यह देश के जो अर्थव्यवस्था से ये जो पैसा निकलेगा, वह पैसा आएगा कहाँ से? तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो जनता का ही पैसा होता है, जो कि सरकार उसके बॉर्डर के सुरक्षा के लिए रखती है। यानी कि जनता कहाँ से पैसा कमाएगा? तो जितना ज़्यादा उत्पादन करेगा जनता,
उतना ज़्यादा जनता के पास भी पैसा होगा, उतना ज़्यादा सरकार के पास भी पैसा होगा। तो वो यही काम हुआ। 1914 से 18 तक एक ऐसा दुनिया में माहौल बन गया था कि बहुत सारा उत्पादन हुआ, बहुत सारा लोग नया नया कंपनी बनाने लगा, अनाज भी उपजाने लगा, बहुत सारा काम किया कि मेरा ज़्यादा बिक्री होगा। मतलब कि उधर कुछ और हो रहा था, इधर कुछ और हो रहा था। दिक्कत यहाँ पर यह हुआ कि उत्पादन ज़्यादा हो गया और बचत होगा ही नहीं, यानी कि सामान ज़्यादा खरीदने वाला है ले नहीं। 1918 में क्या हुआ कि ख़त्म हो गया प्रथम विश्व युद्ध। तो कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन आगे चल के स्थिति ऐसी आ गई थी कि मार्केट में सामान ही बहुत ज़्यादा था, यानी कि सामान है बहुत ज़्यादा और खरीदने वाला 2-4 लोग, मतलब एक बात कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर क्या हुआ कि ये लोग सोचा कि क्या करते हैं कि और ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं। जो उत्पादन करता थे पूरे विश्व में, जो आर्थिक संकट आया तो जो लोग भी उत्पादन करता थे वो लोग क्या किए कि ज़्यादा उत्पादन करने लगे और बोले कि कम रेट में ही हम बेच देंगे। तो कम रेट में बेचना शुरू कर दिए और ज़्यादा उत्पादन कर दिए। ये इनकी मूर्खता के कारण इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि लोग और खरीदने वाला नहीं हुआ। कम रेट करने पर भी मान लीजिए सामान ज़्यादा और आदमी है ले नहीं, अब 1 लाख आदमी को खिलाना है, आप पूरा 20 गो गोदाम भर दीजिएगा, 50 गो गोदाम भर दीजिएगा, खाने वाला 1 लाख आदमी है तो सड़ न जाएगा सामान। यही कारण हुआ कि लोग को पूंजी का हानि हो गया और पूरे विश्व में मंदी छा गई थी। इसी को हम लोग 1929 का महामंदी कहते हैं या आर्थिक संकट कहते हैं। इससे देश की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। आशा करते हैं कि ये चीज़ हमारे नॉर्मल भाषा में आप समझ पाए होंगे। वैसे स्क्रीन पर तो ये चीज़ हम आपको समझा ही चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारा अंतिम टॉपिक है न्यू डील क्या है, यानी कि नई नीति क्या थी। यह पहले के समय का नीति है। वैसे तो आप बहुत सारा नीति अभी पढ़िएगा और हम अर्थशास्त्र में भी पढ़ाएंगे नई नीति के बारे में, लेकिन ये इतिहास का नई नीति है, इसको समझिएगा। दोस्तों जब आर्थिक महामंदी छाई थी, जबकि हम पहले वीडियो में बताएं आर्थिक महामंदी 1929 में हुआ था, जिससे अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित देश था तो वो अमेरिका था। अमेरिका के बारे में आप कैसा सोच रखते हैं हमारे कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अमेरिका आज के डेट में भी एक ऐसा देश है, एक ऐसा महादेश है जो कि व्यापार पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। वह चाहता है किसी भी तरह कमाए, चाहे वह दुश्मन से हो चाहे वह मित्र से हो, वह कमाने का चाहता है। इसीलिए वह उत्पादन ज्यादा कर लिया था और 1929 में उसका क्या हुआ कि स्थिति बिगड़ गया। इस चीज से निपटने के लिए वह कुछ कार्यक्रम लागू किया अपने देश में, जिस कार्यक्रम के तहत वह चाह रहा था कि अधिक उत्पादन हो गया है तो उसका वेस्टेज नहीं ज़्यादा जाए, वह एब्जर्व कर ले, अपने ही देश में उसको ठीक ठाक कर ले, वह ज़्यादा उसका सामान खराब ना हो, आर्थिक मंदी का ज़्यादा असर ना हो। तो जिस नियम के तहत वह यह कार्यक्रम चला रहा था उसको हम लोग कहते हैं न्यू डील। समझ गए, नई नीति कहते हैं। उस समय के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने नई नीति लागू की थी। तो दोस्तों ये था नई नीति, एक छोटा सा क्वेश्चन था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएं वैश्वीकरण से लेकर के नई नीति तक, ये आपके इतिहास के चैप्टर का था टॉपिक। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्लास 10th की बेधड़क और अच्छे तरीका से तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।